हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और आज की सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। हमने पिछले दो वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है, उसके बेसिक्स के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या कार्य आते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी कि डेफिनेशंस क्या क्या हैं, अलग अलग जो थिंकर्स हैं जिनका अलग अलग डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेकर के, आईआर को लेकर के, उसके बारे में बात की थी। एक बार हम पिछले ऑथर्स के डेफिनेशन पे जाते हैं। हमने किन के बारे में बात की थी? हमने जेटी डनलप के बारे में बात कर लिया था कि वो क्या कहते हैं। डे लियोडर का बात कर लिया था हमने। बेथल और अदर्स के बारे में बात कर ली थी। फिर हमने लेस्टर का डेफिनेशन देखा था और हमने देखा था हेनरी रिचर्डसन का। तो ये 4-5 लोगों के हमने डेफिनेशन देख लिए थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट थे। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्या उद्देश्य होते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसमें क्या उद्देश्य होगा, उस पूरे कार्य का क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। याद रखिएगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जब भी बात आएगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा टर्म है जो हर जगह यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ लेबर, प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम पूरे ये 6 अभी डिस्कस करने वाले हैं, अच्छी तरीके से देखिएगा। अब ब्रीफिंग में जाते हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी देखते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के लिए बेसिकली हमें 3 रास्ते अपनाने होते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। पहला, आप जहां पर काम कर रहे हैं आप ये सोचते होंगे कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो। जिस भी वातावरण में आप काम करते हैं अगर वो पॉजिटिव होगा तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी, वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, सब कोई बहुत सेटिस्फाइड होंगे। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि जो आपके आसपास का वातावरण है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ओवरऑल सबके बारे में बात कर रहे हैं, वो बेहतर होना चाहिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज एनकरेज। आप एक सिनेरियो समझिए कि आप एक फॉर्म में काम करते हैं जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, अगर ये समझिए कि कोई इशू आ जाता है, कोई दिक्कतें आ जाती हैं, आपको किसी कार्य को करने में दिक्कतें आने लग रही हैं, तो जो आपके बॉस होंगे, जो आपके हेड होंगे, उनका ये दायित्व होगा कि वो आपको गाइड करें, वो आपको एनकरेज करें अगर आपको कोई कार्य करने को नहीं आता है। तो अगर ये स्थिति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप उस कार्य को करने के लिए पीछे हट जाएंगे, आपको एनकरेज नहीं किया जाएगा आपके एनवायरनमेंट में, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। 2 चीजें देखी हमने, क्या क्या? पहला, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी में एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और एनकरेजमेंट यानी कोई आपको सराहने वाला होना चाहिए। तीसरा है फीडबैक। फीडबैक हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। आपको रेगुलर फीडबैक की ज़रूरत होती है कि आपका कार्य ठीक चल रहा है या नहीं, या कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हमने पहला ऑब्जेक्टिव देखा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को लेकर के। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? Any industry and organization want to avoid dispute within the company. It is the key means through which organization and its employees can establish fair wages and working condition. क्या बोल रहा है? अंडरलाइन करने वाली चीज है, ये एक की मीन्स है। क्या? कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत अहम कड़ी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज में कहीं ना कहीं फेयर वेजेस हो, अच्छा वर्किंग कंडीशन हो, तो उसके लिए क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग की ज़रूरत होती है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग को आसान भाषा में अगर समझते हैं तो मान लीजिए मैं एक किसी फर्म में काम करती हूँ, वहाँ पे जो हेड हैं उनका ये कहना है कि आप ओवरटाइम करिए, लेकिन उस ओवरटाइम का जो मुझे वेज मिलेगा वो बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयज़। तो वहाँ पे क्या होगा, हम बात करेंगे। अगर मेरी डिमांड है 5 को लेकर के, वो ये कहते हैं कि 1 देंगे, तो हम दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक डिसीजन पे जहाँ पर आएंगे उसको ही कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फेयर वेजेस को डिस्कस करने के लिए या वर्किंग कंडीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग सेकेंड ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है, नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड हम बात करेंगे फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन की। ये क्या कहता है? हायरार्की शुड फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की क्या होती है कि आपके कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, फिर हेड होंगे, फिर एचओडीज होंगे, फिर उसके बाद से अलग अलग एम्प्लॉयज़ के ग्रुप होंगे। तो जो फ्लो होना चाहिए इंफॉर्मेशन का या किसी भी न्यूज़ ऑफ कंटेंट का, वो जो फ्लो होगा वो हायरार्की के हिसाब से होना चाहिए। ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए हेड है, वो डायरेक्टली जाकर के सारे एम्प्लॉयज़ या वर्कर से डेली बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो बीच के लोग होंगे, जो बिचौलिए होंगे, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा, डिस्प्यूट का रीज़न बन जाएगा। यानी हम क्या चाहते हैं, अगर स्मूथ फ्लो हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लाइन वाइज पूरा सबके पास होते हुए निचले स्तर तक जाए। ठीक है, ये जरूरी है स्मूथ फ्लो के लिए। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव था। अगला हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है हमारा चौथा उद्देश्य, यानी चौथा ऑब्जेक्टिव। क्या बोल रहा है? इट इज एन अरेंजमेंट विच इन्वॉल्व्स वर्कर्स मेकिंग डिसीजन, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी इन वर्क प्लेस। Participation will improve worker morale, develop human potential, increase production, create industrial peace. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का यहाँ पर क्या मतलब होगा? ये इन्वॉल्व करता है कि अगर कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए कोई बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो किनकी? जो वहाँ पे वर्कर हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो क्या कह रहा है ये पॉइंट? ये कह रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई बड़े डिसीजंस होते हैं तो उसमें वर्कर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वर्कर है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने फर्म की तरफ। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो आ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं और चले जा रहे हैं, जो भी उनका दिन का काम है वो करके वो वापस चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने फर्म की तरफ। अथॉरिटी इन वर्क प्लेस, उनकी भी कोई अथॉरिटी होगी। जब वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा इंडस्ट्री की तरफ तो क्या होगा? दिस पार्टिसिपेशन विल इम्प्रूव वर्कर्स मोरल, डेवलप ह्यूमन पोटेंशियल। वो कहीं ना कहीं उनके मोरल को, उनके पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। क्या बेहतर करेगा? अगर उनका इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्रियल डिसीजन में रहता है तो वो क्या करेगा? उनके मोरल और उनके पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा? प्रोडक्शन में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा और इंडस्ट्रियल पीस जो है वो भी बना रहेगा। ठीक है, तो ये क्या डिस्कस किया हमने अभी? हमने अगला ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया क्या? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जिसमें वर्कर्स का भी अथॉरिटी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। अगला उद्देश्य क्या होता है? सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ लेबर। इसमें क्या बोलता है? दिस इज द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एज इट इंश्योर्स दैट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स आर नॉट ओवरलुक्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड इन द परस्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्रॉफिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं या वो जिस भी चीज की तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, उस गोल और प्रॉफिट के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो आपके वर्कर्स हैं आप उनके इंटरेस्ट को ओवरलुक्ड कर दें या उसको अवॉइड कर दें। अगर आप अपने फर्म की जो भी स्मूथ फ्लो चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, तो आपको अपने वर्कर्स के इंटरेस्ट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। सिर्फ ये नहीं कि आपने अपना गोल अचीव करने के लिए उनको काम में लगा दिया, वो कार्य करते जा रहे हैं और आपने उनके इंटरेस्ट को ध्यान ही नहीं दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं? उनके इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है। किनके इंटरेस्ट को? हमारे लेबर्स के इंटरेस्ट को। वो क्या करता है? बहुत मदद करता है आपके इंडस्ट्री के लिए। क्या देखा हमने? सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ लेबर्स हमने देख लिया। इंटरेस्ट ऑफ लेबर इंक्लूड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्क लाइफ बैलेंस एंड फेयर वेजेस। अब जो सेफ गार्ड इंटरेस्ट की हमने बात की कि वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के चलते ये नहीं कर सकते कि हम उनके इंटरेस्ट को ओवरलुक्ड कर दें। तो अब उनके इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? हेल्थ,
उनको अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनकी सेफ्टी का ध्यान होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फेयर वेजेस देने होंगे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही कार्य दो लोग जो कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में, आप उनमें से किसी एक को कम पैसे दे रहे हैं और किसी को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ये फेयर वेजेस के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट है प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन refers to the established means and pathway through which information, concerns and feedback are exchanges between the management and the workforce। यानी ये एक चैनल के बारे में बात कर रहा है जिस चैनल के थ्रू वर्कफोर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती है। ठीक है, प्रॉपर चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, रेगुलर मीटिंग्स। अगर हम चैनल्स के बारे में बात करें तो हो सकता है रेगुलर मीटिंग में आप अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस टू मैनेजमेंट या सजेशन बॉक्स। सजेशन बॉक्स वगैरह आप स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन वगैरह में देखते होंगे कि आप सजेशन बॉक्स लगे होते हैं, आपके कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप सजेशन बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं। रेगुलर मीटिंग्स तो होनी ही चाहिए किसी भी फॉर्म में, और डायरेक्ट एक्सेस, आप मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात कर सकते हो, या अगर आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है तो अपॉइंटमेंट के थ्रू भी आप वहां पे मैनेजमेंट से बात कर सकते हो। तो ओवरऑल हमने आज 6 के 6 पूरे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में के उद्देश्य क्या होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।